हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दृष्टि आईएएस का टेस्ट 1 है और ये इतिहास से संबंधित है। साथ में इसमें करंट अफेयर भी आपको दिया गया है और आप देखेंगे 6 से 12 तक का एनसीईआरटी आधारित है। याद रखना, करंट अफेयर जो इसमें है वो जून जुलाई 2022 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये पेपर देखेंगे और इस पेपर का पूरा एक पेपर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इनकी व्याख्या भी अच्छी खासी हो जाए। तो इसी के साथ शुरू करेंगे हम आज ये वाला टेस्ट। ये करीब 5-6 टेस्ट है हमारे पास। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। दायमाबाद, आलमगीरपुर, रोपड़ में से आलमगीरपुर है, जो कि कहाँ पे है भैया? मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के। आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में था। लगभग 12.5 लाख या फिर बोले तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कि ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो कि चेनाब नदी के तट पे है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। पूर्वी जो बिंदु है इसका उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक है। साथ में सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सतकागंडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और ये दाश्त नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। ठीक है, जनवरी में जब ये 1915 में भारत आते हैं तो 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होता है और कांग्रेस का भी मिलन होता है, जो गर्म दल और नरम दल के रूप में विभक्त हो गया था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, जो वहाँ पे नीलहे किसानों से संबंधित जो तिनकठिया प्रथा थी उस समस्या को सुलझाने के लिए आंदोलन खड़ा किए। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, मतलब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। सविनय मतलब होता है विनय के साथ, ठीक है, हाथ जोड़कर उनकी बातों की अवहेलना करना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, याद रखना। और ये अंत में जाके ये सफल भी हो जाता है ना, याद रखना इसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? तो सबसे पहले इसमें पाली है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है। तो क्या ये सब सही है? जेम्स प्रिंसेप देखिए कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में कार्यरत एक अधिकारी है जिसने ब्राह्मी खरोष्ठी के अर्थ को समझा। इसने इसका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों सिक्कों में किया। इसने पाया कि इनमें से अधिकांश में पियदस्सी नाम के राजा का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाले। ठीक है, याद रखना। तो इसमें कौन कौन सा है? तो दो हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी और खरोष्ठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। निम्न में से किसे 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो उनका नाम है, क्या है? उनका नाम है भैया रामदरस मिश्र हैं। ठीक है, रामदरस मिश्र नाम है। इनकी जो किताब है उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी किताब का नाम है, हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित हुआ, सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, आपको याद रखना चाहिए। याद ये भी रखना चाहिए, ये अनुसूची 8 में शामिल जितनी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए भारतीय नागरिक को दिया जाता है। 15 लाख रुपए
का नगद पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो ये होता है मध्य पाषाण काल से। दो जगह है, एक होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, दूसरा है राजस्थान में। यहाँ से ये जानकारी मिलती है हमको कि इन सब की शुरुआत जो पालतू बनाने और पौधों को रोपने का शुरुआत हुआ वो मध्य पाषाण काल से, और इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। ओके, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, संस्कृत निम्न में से किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये इंडो यूरोपीय भाषा से संबंधित है। याद रखना, इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिलान करना भाई। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, इसके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में बात करनी है। तो कौन किसकी खोज करता रहे हैं? तो हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा को हम दयाराम साहनी से मिला देंगे, एक का दूसरा। और एक का दूसरा अगर देखेंगे तो एक में ही दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो गया। तो मोहनजोदड़ो के कौन हैं? आर डी बनर्जी हैं, और लोथल के हैं एस आर राव, और धौलावीरा के आर एस बिष्ट हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, अगर हम बात करें कब इनकी खोज हुई है, तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी हैं 1922 में। ठीक है, इसके अलावा जो अपना लोथल है, लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। कब की थी भाई? ये 1953 में। तो फिर धौलावीरा की खोज कब हुई है? धौलावीरा जो कि क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ये जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड के लिए फेमस है। तो इसकी खोज हुई थी 1985 में। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य पाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो इसमें देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पैसरा एक शब्द है। पैसरा, क्योंकि लंघनाज, दमदमा आपका उत्तर प्रदेश में है। लंघनाज कहाँ है? तो ये जो लंघनाज आपका है ये पड़ता है आपका राजस्थान में, है ना, लंघनाज। ओके, और ये जो पैसरा है, पैसरा आपका बिहार में पड़ेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। और लंघनाज जो है ना गुजरात में है, माफ़ करिएगा। ठीक है, पैसरा आपका बिहार से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो गया ए। ओके, चलिए बाकी इसके अलावा सराय नाहरराय, महादहा, दमदमा, ये सब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। ये सब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। बाकी है संगनकल्लू, किम्बनहल्ली, ये सब कर्नाटक में पड़ेंगे। ये थोड़ा सा नाम याद रखना। ताम्रपाषाण कालीन उत्तरी भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी? ये आपका सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहुए रंग के मृदभांड होते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहुए रंग के मृदभांड होते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो ये है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के बारे में बात करें तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। याद रखना, इन्होंने 1224 ईस्वी में इसको लिखे थे। ठीक है, याद रखना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर नाम है। अगला प्रश्न है, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास में की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में सजाना है। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, संथाल विद्रोह, कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत। अगर हम देखेंगे इसको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1857 क्रांति से पहले, 1857 मतलब 56 में हुआ है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया? 1793। रेगुलेटिंग इसमें थे ना जो अमेरिकी क्रांति के बाद आए थे यहाँ पे, है ना, वो रहे 1793 में। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जो हुआ ये कब हुआ? ये हुआ था 1818 में। तो 1718 1793 1818 याद रखना। और कृषि मूल्य में जो गिरावट हुई है ये हुई है 1820 में।
तो इसको मिला लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा दूसरा, सबसे पहले दूसरा आया तो एक में ही है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा तीसरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। भारतीय वस्त्र के संदर्भ में कौन सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है सिट्ज एक छापेदार सूती वस्त्र है। याद रखना, सिट्ज एक छापेदार सूती वस्त्र है, बात सही है। दूसरा है बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था, तो ये भी बात सही। बंडाना मतलब होता है बांधना। तीसरा है भारत में पहली सूती मिल 1854 में बंबई में कताई मिल के रूप में स्थापित हुई थी, तो ये भी सही है क्या? तो ये भी सही है भाई, 1854 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जब आपके सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 2 3 1 3 दिया गया तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक सही होगा। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम की बात हो रही है। महिपाल प्रथम राजवंश का प्रथम शासक था, ऐसी बात है क्या? नहीं, उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित किया, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ओके, याद रखना इसमें कई सारे शासक रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कौन इसका संस्थापक है, ठीक है, कौन सबसे प्रसिद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रतिहार वंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित लोग हैं ना ये लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है? रणजी ट्रॉफी फाइनल कौन सी टीम ने जीता भाई? तो ये जीता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया था। ठीक है, अपना पहला रणजी जीता है मध्य प्रदेश, बंगलुरु को हराया है, याद रखना, सॉरी मुंबई को हराया है, चिन्नास्वामी में हुआ था फाइनल। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं, आपको पता होना चाहिए, चाणक्य इसके लेखक हैं। और चाणक्य की अगर बात करें, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इनको कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के से संबंधित हैं। इसी में अर्थशास्त्र में ही इन्होंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। अभिधम्म पिटक याद रखना सिंहली भाषा में से संबंधित है, इसकी अट्ठकथा भी है, एक महापच्चरी जिसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दर्शन से जुड़े विषय हैं, दर्शन से जुड़े विषय हैं इसमें। ठीक है, सही उत्तर हो गया। तो विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में देखो संघ मठ व्यवस्था के लिए नियम है, विनियम है, इन सब का उल्लेख है। और सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा है, उनके उपदेश हैं, आपको याद रखने चाहिए। ये नियम विनियम है सुत्त पिटक से, ये है ये विनय पिटक से है और ये सुत्त पिटक से है। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड द्वारा शुरू हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने शुरू की थी 1820 में, याद रखना। पहली बार इसका प्रयोग किया था कैप्टन रीड ने 1792 में मद्रास में 12 महल क्षेत्र में लागू हुआ था ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी? किसने की थी भाई? तो इसके बारे में देखेंगे तो जिउसेप्पे मत्सिनी नाम है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। 1805 से 1872 के बीच में रहे हैं। इतालवी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे ये, जो कि जिउसेप्पे गैरिबाल्डी, कैमिलो दे काबूर और विक्टर इमैनुएल द्वितीय के साथ मिलकर इटली के एकीकरण के संरक्षक संतों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? फिर से मिलान करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर हम छोड़ दें तो भारत छोड़ो आंदोलन ही मिला लें तो इसका ये जो हो जाएगा 1942 में। अब सी का चौथा है किसी में, देखो सी का चौथा सिर्फ एक में दिख रहा है,
तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नहीं, अब हम मिला लेंगे तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला जाएगा, 1930 पे, और असहयोग आंदोलन 1920 पे चला जाएगा, सॉरी हाँ असहयोग आंदोलन 1920 में चला जाएगा, और खिलाफत चला जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे। देखिए इसमें एक नाम आता है चारवाक। चारवाक दर्शन जो है भौतिकवादी प्रवृत्ति का है, याद रखना। इसमें एक तो चारवाक हैं, इनके बारे में सबको पता होगा। दूसरे हैं अजीत केस कंबलिन। अजीत केस कंबलिन ये बताते हैं हर मनुष्य 4 प्राथमिक तत्वों से बना होता है, अग्नि, जल, वायु और इंद्रिय। ठीक है, मृत्यु के बाद ये सभी तत्व जो होते हैं वो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन वन नहीं होता है। ठीक है, यावत जीवेत कृतम जीवेत घृणम कृत्वा ऋणम पिबेत, ऐसे करके जो चारवाक दर्शन में कहा गया है, थोड़ा याद रखना कि जब तक जिंदा रहना है तब तक घी पियो, अगर पड़ोसी से उधार भी मांगना पड़े तो मांग लो, क्योंकि ये जो जीवन है वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, चारवाक दर्शन का भी मानना है और अजीत कैंसर कंबलिन का भी मानना है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के संदर्भ में सही कथन बताना है। वह बुद्ध का समकालीन था, सही बात है। ओके, दूसरा है, कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी मिला, ये भी सही बात है। उसने अवंती पर अधिकार कर लिया, उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, नहीं, उसने अंग को मिलाया था, अवंती के साथ उसका मित्रवत संबंध था, है ना। और यही तो था जिसने अपने वैद्य को भेजा था इलाज करने के लिए ना। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा, बाकी तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था। नायक प्रणाली इसमें से किसने अपनाई है, तो ये है नायक प्रणाली। क्या है ये एक विशेष क्षेत्र के राजस्व को नायक को उनकी सैन्य सेवा हेतु आवंटित करने की एक प्रणाली होती थी। ये उस समय दिल्ली सल्तनत द्वारा प्रचलित एकता प्रणाली के समान थी। 13वीं शताब्दी के दौरान काकतीय साम्राज्य और 1500 ईस्वी या उससे पहले विजयनगर साम्राज्य में भी लागू हुआ था। तो काकतीय सही हो जाएगा, विजयनगर सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, एक से अधिक सही हो गया। अगला प्रश्न है, पूसा बहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी क्या है। पूसा बहार, पूसा बसंती ये सब क्या है भाई, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ना गेंदे के फूल की 3 किस्में हैं, याद रखना, गेंदे के फूल की 3 किस्में हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख है। तो इसमें इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है ना, इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में, अगर ये भी देखें तो कितना इनके लिए, इनको क्या क्या कहा गया है, इनको पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अग्नि कौन है। अग्नि मनुष्य और देवता, भगवान और आम जन के बीच में क्या करते हैं, ये मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वरुण की बात करें तो ऋतुओं के नियामक हैं, जल के देवता हैं। ठीक है, वरुण के बारे में है, ऋतस्य गोपा भी कहते हैं इनको। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में ऑरेकल अस्थि लिपि, ऑरेकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है। ईरान में, चीन में, मिस्र में। तो कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है आपके चीन में, याद रखना। ठीक है, ये 35 वर्ष पूर्व चीन में लेखन का पहला प्रमाण मिला था यहीं से। पशुओं की अस्थियों पर ये लिखे गए थे, याद रखना। ऑरेकल अस्थि लिपि इनको इसलिए कहा जाता है, ये बस चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर से मिलान करना, मोठ की मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जमाल कमाली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद। अब देखिए, कुव्वतुल इस्लाम से ही अगर मिलाएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक बी का दूसरा हो जाएगा। तो बी का दूसरा भी देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है ना। अब हम मोठ की मस्जिद देखेंगे, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी। अगर हम देखेंगे, मोठ की मस्जिद दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में दिल्ली शहर में ही इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण हुआ था 1505 में। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 1505 में कौन था, लोदी वंश था उस समय। तो उस समय कौन है, सिकंदर लोदी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर लोदी तो इसमें दिया नहीं गया। तो मोठ मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है, उनका कोई वजीर होगा, है ना, हो सकता है ना उनका कोई
वजीर हो सकता है। तो इनके जो वजीर थे उनका नाम था मियाँ भैया, मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाए थे। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि ए का पहला है ही है। ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक जमाली कमाली किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे शेख अल फजल अल्लाह, और बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से सुमेलित करना है। इसमें चावल है, गेहूं है, मसूर है, बाजरा है, इधर है कोल्डिहवा, मेहरगढ़, हल्लूर, बुरजहोम। चलो अब इसको मिला लेते हैं। इसकी मिलान जब करेंगे तो देखिए, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको? गेहूं मिलेगा, जौ, भेड़, बकरी मिल जाएगा। ठीक है। तो मेहरगढ़ में हम गेहूं मिला दिए, बी का दूसरा भी 2 में है। चावल से मिलाते हैं। चावल कहाँ मिलेगा आपको? कोल्डिहवा में। तो चावल कोल्डिहवा में मिल गया। चावल के अलावा कोल्डिहवा में और क्या क्या मिला है? जानवरों की खंडित हड्डियाँ भी मिली हैं यहीं से। अब हम मिला लेंगे, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा हो जाएगा, और डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, मसूर कहाँ मिलेगा? बुरजहोम में। तो बुरजहोम में मसूर ही नहीं है, गुफ कराल मसूर जो बुरजहोम है, इसमें बुरजहोम में बाजरा तो है ही है, सॉरी मसूर तो है ही है। मसूर के साथ गेहूं भी है, कुत्ता है, मवेशी है, भेड़, बकरी, भैंस भी है। ये सब कुछ बुरजहोम में पाए गए हैं। मसूर के साथ आपको ये भी याद रखना। बाजरा हल्लूर में मिला है, तो हल्लूर की बात करें तो बाजरा के साथ मवेशी, यहाँ पे भेड़, बकरी और सूअर भी पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, सहायक संधि तो 2 लोगों द्वारा शुरू की गई थी, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये लॉर्ड वेलेजली आ जाएगा इसमें सही उत्तर। ठीक है। वैसे सहायक संधि सबसे पहले शुरू की थी डुप्ले ने। ठीक है, याद रखना। और उसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था वो था अवध। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर कौन सा स्थित है भाई? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। ठीक है, याद रखना। पंजाब का मोंटगोमरी जिला है, रावी नदी के लेफ्ट साइड पर है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से शक संवत का संस्थापक कौन है? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। ये तो सबको पता होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। और ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया था। 78 से 120 ईस्वी तक रहा है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्न स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन कहाँ पे होगा? लिखैया, मोरहाना पहाड़, सराय नहर राय, चौपानी मांडो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौपानी मांडो है। यहाँ पे तीनों पाषाण युग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीनों मिले हैं यहाँ से। ठीक है, याद रखना। इसमें मध्य पाषाण काल के मधुमक्खी के छत्ते अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, याद रखना भाई। चलिए, सही उत्तर चौपानी मांडो है। आगे देखें, निम्न में से कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? अधिनायकवादी प्रकृति के कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कंबोज और गंधार हो जाएगा। कंबोज और गांधार इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। मल और वज्जी क्या थे? मल और वज्जी जो थे वो क्या थे? वो गढ़ थे, है ना, याद रखना भाई। उपनिषदों में संवाद किसका है? उपनिषदों में किसका संवाद है? ऐसे नॉर्मल सा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, तो छात्र और शिक्षक के मध्य हो सकता है इसमें ऑप्शन, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना। और ये दर्शन पर आधारित है उपनिषद, ये भी याद रखना है। इनको वेदांग कहा जाता है, ये भी याद रखना। वेदांत कहा जाता है, ये भी हमको याद रखना है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, छात्र और शिक्षक के मध्य हुआ है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो इसमें कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कौन इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुमारगुप्त प्रथम।
ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि महेंद्रादित्य के नाम से भी इसको जानते हैं। 415 से 455 तक रहा है। गुप्त वंश का अंतिम सम्राटों में से एक था ये भी याद रखना। कई सिक्के इसने जारी किए। शिलालेख संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा पाए गए कुमारगुप्त के ही समय में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? गिरनार, कंधार, मेरठ। देखिए सब जगह तो मिले हुए हैं, गिरनार में नहीं मिला है। गिरनार में नहीं मिला है। ठीक है, बाकी कंधार, मेरठ सब में है। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे, आर.सी. भंडारकर। कौन है भाई? इसमें अगर देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, याद रखना, आत्माराम पांडुरंग नाम है इनका। ठीक है ना। बम्बई में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 में की थी। इसमें 2 सदस्य भी थे, आर.सी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे भी मौजूद थे इसमें। ठीक है। प्रार्थना समाज का 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडा भी था। जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की उम्र में वृद्धि, ये सारी चीज़ें। मिलान करना है, राख के चिन्ह, पत्थर के औजार, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, जुते हुए खेत, ये सब। तो देखिए जुते हुए खेत को हम सीधे काले बंगन से मिला देंगे, डी का हो जाएगा दूसरा। तो देखिए डी का दूसरा कहाँ है? डी का दूसरा एक ही जगह है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका हम ए कर देंगे। तो राख के चिन्ह कहाँ मिले? कुरनूल में, है ना, कुरनूल में मिले हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। पत्थर के औजार कहाँ मिलेंगे? हुंसगी में मिलेंगे। शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच कहाँ मिलेगा? पटने में मिलेगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए, याद रखना। कौन से कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, पहला स्टेटमेंट है, याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट है, महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक। जो सही नहीं है वही बताना है। तीसरा है, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। अब इसके बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे याद रखना 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय का नाम याद रखना। राजा देवराय प्रथम नहीं, राजा देवराय द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। तीसरा गलत हो गया, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, महापाषाण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है? इसका दूसरा स्टेटमेंट है, इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। महापाषाणी कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, महापाषाणी कब्र से, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। कुल मिला के सही उत्तर डी हो गया, एक से अधिक सही हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस वेद में व्यास और सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं होगा। तो इसमें ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे खंड का तीसरे मंडल के रचयिता हैं ये विश्वामित्र, जो कि समर्पित किसको है? सविता को समर्पित है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कहाँ है? पुरुष सूक्त में है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और याद रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। ओके, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने निम्न में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ ये कहाँ पर किया था भाई? इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये किया था जगत ग्राम में। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किया इसने देहरादून के पास में, देहरादून के पास में जगत ग्राम है, वहीं पर इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, और इसका पुरोहित जो था वो पतंजलि थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा हुआ है? पशुपति, सर्व या बहिक? इसमें देखिए सभी इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, याद रखना, पशुपति भी हैं, सर्व भी हैं और बहिक, ये सभी सही हैं, रुद्र से संबंधित है ना, याद रखना भाई, शिव के रूप में पहचानते हैं इनको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पशुपति, सर्व और भाव और बहिक, ये 4-5 नाम है। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुब्रमण्यम हैं, परमेश्वरन अय्यर हैं, BVR सुब्रमण्यम हैं या फिर एक से अधिक हैं? तो देखिए नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा, याद रखना भाई, ठीक है। चलो 2 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी ये नियुक्त हुए हैं। और नीति आयोग के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, अश्वघोष, हर्षवर्धन। तो हर्षचरित के लेखक कौन भाई? ये इसके लेखक हैं बाणभट्ट, संस्कृत में लिखे हैं, याद रखना, ठीक है। बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी, हर्ष के प्रशंसा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? हंटर कमीशन बना था, ठीक है, हंटर कमीशन बना था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन काकोरी टर्न एक्शन से संबंधित नहीं है? इसमें रामप्रसाद बिस्मिल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं क्योंकि ये यहाँ से निकल लिए थे इलाहाबाद, है ना, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान भी हैं। जो संबंधित नहीं है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने किया था, इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह मौजूद थे, ठीक है। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं आएगा। HRA के सदस्य हैं ये सब। निम्न में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था? तो इसमें नमक कर समाप्त करना था ही, हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई, हिंसा के लिए आरोपित जो कैदी थे ये इसमें शामिल नहीं था, ठीक है, याद रखना, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई थी, इसमें शामिल थी, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कान खड़ा रखना आपको, ठीक है। चलो, तो महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी, सही है ना। दूसरा है, अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, ये क्या? अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, सही उत्तर पूछा गया है। बाल विवाह का प्रचलन था। देखिए बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक समाज में नहीं था, महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति थी। अधिक पुत्रों का होना, ये आपका सही हो जाएगा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चले, 50 नंबर प्रश्न है, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्लित चंदम क्या है भाई? अगर इसकी बात करेंगे तो पल्लित चंदम जो है ना, ये देखिए भूमि के प्रकार हैं, पहली बात याद रखना। पल्लित चंदम ये जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि होती थी, पल्लित चंदम याद रखना। अब भूमि के प्रकार में और भी हैं, वेल्लनव गाई है, गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि होती थी, याद रखना। ब्रह्मदीय थी, ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी। शाला भोग थी, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी। देवदान या तिरुनम टक्कनी है, मंदिरों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी उसको बोलते थे। तो इसमें जो पल्लित चंदम है तो जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि होती थी, ठीक है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पे। भागदूत, सूत, पालागल, अक्षवाप। भागदूत कौन है? कर संग्रह करता है। एक का तीसरा है, तो एक का तीसरा देखिए एक में ही है, सी वाले में, सही उत्तर सी हो जाएगा। अब मिला लेते हैं। बी, सूत कौन है? सूत होता है सारथी, ठीक है। पालागल कौन है? पालागल को मिलाएंगे दूत। और अक्षवाप कौन है? लेखाकार है, तो बात सही हो जाएगा। चलो इसका सही उत्तर सी हो गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है?
अब इसमें कुशीनगर, गया, नई दिल्ली या फिर एक से अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसमें नई दिल्ली से याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन से कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है? जो सही नहीं वही बताना, ध्यान रखना। अब देखिए, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, बात सही है। दूसरा है, संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, सही है। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं, ये गलत है ना, ठीक है, 4 नहीं 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जो था वो चातुर्याम हुआ करता था। 23वें जो तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीसरा गलत है। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि याद करिए, प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति अगर याद हो गया तो हरिश्चंद्र इससे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1929 में, 1930, 1931 में। तो ये देखिए सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई है? अधिवेशन हुआ है लाहौर का 1929 में, ठीक है। यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, सही उत्तर सी हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अध्यक्ष नेहरू जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? तो देखो कलकत्ता में हुआ था, ये 1896 का था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये गाया गया था वंदे मातरम गीत। तो सही हो गया कलकत्ता 1896, याद रखना। ये भी अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखना। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? अश्मक, मल्ल, लिच्छवी। लिच्छवी था क्या? अश्मक तो है, अश्मक की राजधानी है पोटन या पोटली। जो नई महाजनपद है वो बताना है हमको, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें लिच्छवी जो है ना वो आपका नहीं रहेगा। ओके, इसमें देखिए गांधार है, अश्मक है, अवंती, कंबोज, वत्स, शूरसेन, शूरसेन राजधानी मथुरा है, चेदी, मत्स्य, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध, कुरु, अंग, पांचाल, काशी, ये सारे के सारे क्या हैं? महाजनपद हैं आपके, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियोमार्गरिटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया? कैरिबियन मैंग्रोव, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, विक्टोरिया झील में। कहाँ पर खोजा गया है भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये खोजा गया कैरिबियन मैंग्रोव में, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में, ये जीवाणु सूक्ष्मदर्शी होते हैं लेकिन इतना बड़ा होता है कि इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ये याद रखना। ये 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, अजीब सा जीव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, पहली बार सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो कुषाणों ने जारी किए थे, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध तीर्थ स्थलों में से कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? गृद्धकूट, रामभर, सुजाता कुटी। देखो रामभर जो है ना बिहार में नहीं है, ये कहाँ है? ये आपको पड़ता है यूपी में, रानाभार, सहेत महेत, है ना, तो उत्तर प्रदेश में है रामभर, सहेत महेत, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। बाकी गृद्धकूट पर्वत है, गृद्धकूट पर्वत का आकार बैठे हुए गिद्ध के समान दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। अब बुद्ध दिन भर के प्रवचन के बाद यहीं पर विश्राम किया करते थे। सुजाता कुटी भी बिहार में ही है, सुजाता मंदिर, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थीं? कुषाणों की 2 राजधानियाँ तो थी, एक तो पेशावर थी और दूसरी थी मथुरा। अब इसमें से शकों की थी, पुष्यभूतियों की थी क्या? अब ये हमें पता करना होगा भाई। अब देखिए इसमें न तो शक की है न तो पुष्यभूति, सिर्फ कुषाण की है 2 राजधानी, मथुरा और पेशावर, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? गिद्धेश्वर जो पर्वत आपका है ये बिहार के जमुई जिले में पड़ेगा। भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है लछुआर के निकट,
ठीक है, याद रखना। लछुआर का नाम भी याद रखना, जमुई जिला है, लछुआर जगह है, ये भी याद रखना, लछुआर, यहीं पर है गिद्धेश्वर पर्वत। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिए थे, फरवरी 1922 में, है ना, 1922 में इन्होंने इसको वापस ले लिया था। 4 फरवरी का दिन था, ये भी याद रखना। चौरी चौरा कांड हुआ था, थाना में आग वाग लगा दी गई थी, कई सारे पुलिस वाले मार दिए गए थे, कई 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, निम्न में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुछ किताबें हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे पख्तून है, खान अब्दुल गफ्फार खान लिखा, पाथिर पंचाली विभूति भूषण बनर्जी ने लिखी, मेरे भारतीय वर्ष लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय भारत का आर्थिक इतिहास आर.सी. दत्त ने लिखी, प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट लॉर्ड कर्जन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखी, केशववादियों का उपहार, ये भी राजा राम मोहन राय की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी और सीताराम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? इसमें हम सब देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही उत्तर हो गया, याद रखना इसे। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, ये भी बात याद रखना। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है भाई। चलिए, बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? बाबा रामचंद्र, ये भैया अवध में किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे बाबा रामचंद्र, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर में सेना रखने के लिए एक किले का निर्माण करवाया, बात सही है। दूसरा है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से एकत्रित कर सेना के भरण पोषण के लिए किया जाता था, ये भी बात सही है। उसने अपने सैनिकों को नकद वेतन के स्थान पर एकता के रूप में भुगतान किया, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था ना, एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत है। फिर से मिलान करना, किताबुल हिंद, रिहला, अकबरनामा, बादशाहनामा। चलो, रिहला किसने लिखी है? इब्न बतूता। बी का पहला, तो बी का पहला देखो कईयों में है अभी, है ना। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, तो सी का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए सी का दूसरा एक में ही, मतलब सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, इसका सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, इसका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने। रिहला लिखी इब्न बतूता, अकबरनामा अबुल फजल, बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी, अहमद लाहौरी ने लिखी है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने, सॉरी, किस देश ने की भाई? ये देश का नाम है चीन। चीन ने की है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, वर्चुअली मेजबानी हुई है, याद रखना। और विषय क्या था इसका? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। ठीक है, ये जो ब्रिक्स शब्द है ना, इसको गढ़ा किसने था? 2001 में अर्थशास्त्री हैं जिम ओनील ने गढ़ा था, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई, इस समूह का औपचारिक नाम रख दिया गया, और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा स्थलों से जिनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं उनके नाम क्या हैं? तो उसमें देखेंगे हम, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सब के मिले हैं। यहाँ से भैंस सूअर के मिले हैं, मछली को नहीं मिला है, तो मछली इसमें नहीं रहेगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। फिर से सुमेलित करना है, अल्लूरी सीताराम राजू हैं, बुद्ध भगत हैं, गोविंद गुरु, लक्ष्मण नाइक हैं। चलो इसका मिलान करते हैं भाई। देखो, अल्लूरी सीताराम राजू से ही मिलान किया जाए, सॉरी, चलिए बुद्ध भगत से स्टार्ट करें।
तो बुद्धो भगत जो है ना लारका विद्रोह से संबंधित हैं और ये झारखंड से संबंधित है। 1832 में ये आंदोलन हुआ था। तो बी का हो जाएगा पहला। तो बी का पहला देखो कितने में है, 2 में है अभी। ठीक है। अभी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात करें तो ये रंपा विद्रोह से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के हैं। कब हुआ था ये विद्रोह हुआ था 1922 में। आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा एक में ही है तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा और सी का हो जाएगा चौथा। भगत आंदोलन गोविंद गुरु संबंधित हैं और लक्ष्मण नायक जो है कोरापुट विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए आगे चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना होगा। नहीं, एक मिनट रुकिए, सही उत्तर बताना है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए भूवर्गीकरण के अनुसार, याद रखना क्या होगा। पोलो जो जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, ये तो सही है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा, परती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती की जाती थी, रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाए। परौती या फिर परती, सही है, ये भी सही है। चच्चर क्या है, चचर वो जमीन होती है जो 3-4 वर्षों में बोई जाती है। क्या 3 या 4 वर्ष तक खाली रहेगी वो। ठीक है, ये भी सही हो गया। तो बंजर क्या है, बंजर हो जाएगी। बंजर वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, 5 या उससे अधिक खेती नहीं हुई हो। तो चारों के चारों तो सही हैं। इसमें क्या पूछा गया, सही उत्तर पूछा गया था ना। तो देखो चारों सही है तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, बात खत्म हो गई। कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मलफूजात। मलफूजात याद रखना। वैसे एक चीज़ और याद रखना, सूफी विचार और आचार पर प्रबंध पुस्तिका है कश्फ उल महजूब। इस विधा का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजविरी द्वारा लिखी गई। यह रचना इतिहासकारों को जानने में मदद करती है। ठीक है, सॉरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्फ उल महजूब। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शैल चित्र के संदर्भ में सही कथन बताना है हमको। इसमें जो किताब और है, मलफूजात किसने लिखी है। तो मलफूजात ने लिखी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, याद रखना। ये भी मकतूबात भी है। मकतूबात क्या है भाई, ये लिखे हुए पत्रों का संकलन है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तज़किरा है। तज़किरा क्या भाई, तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, शैल चित्र से संबंधित बात करेंगे हमसे। शैल चित्र की बात करें तो सही उत्तर बताना है इसमें, है ना। भारत में शैल चित्रों की पहली बार खोज एक पुरातत्वविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी 1867-68 में। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा है उत्तर पूरा पाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण है, ये भी बात सही है। और एक चीज़ और याद रखना, गहरे लाल रंग में है। ठीक है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है, ताम्र पाषाण युग में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो क्या ये भी सही है, तो ये देखो गलत। ठीक है, ताम्र पाषाण जो चित्र थे, हरे और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, हरे और पीले, लाल और पीला नहीं, हरा और पीला का। तो इसका गलत हो जाएगा ये पहला। दूसरा इसका सही है, सही तो इसका ए हो जाएगा, बात खत्म हो गई। निम्न में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया। सूर्य नूतन किसने विकसित किया है। इंडियन ऑयल ने किया है, ऑयल इंडियन ओएनजीसी ने किया, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने किया है। तो इसको किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, आईओसी भी लिखा हो सकता ऑप्शन में,
ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना भाई। बारदोली है, महात्मा गांधी का नोआखली दौरा है, गांधी इरविन समझौता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। तो देखिए इसमें गांधी इरविन समझौता तो सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह, बारदोली में किसान आंदोलन आना चाहिए नहीं, सबसे पहले बारदोली आएगा, ये याद रखना। बारदोली कब है, 1928 में, ठीक है, 1928 में। महात्मा गांधी का नोआखली दौरा कब हुआ है, ये हुआ है 1946 में, दंगा उंगा हो रहा था ना तब गए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है, इसी के बाद हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, तीसरे नंबर पे आएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी जी का नोआखली दौरा रहा। तो सबसे पहले 1 नंबर होगा, 1, 3, 4 और 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, ये किसने किया था, 1853, 1858, ये 1858 इसका सही उत्तर होना चाहिए। सही उत्तर हो गया 1858, 57 की क्रांति के बाद की बात है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था इन्होंने, तो इन्होंने जो किया वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र गंगा यमुना के बीच की भूमि के लिए किया था। किसने किया था, मिन्हाज सिराज ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम बने, और कौन बनेगा, है ना, 1875 में इनको बनाया गया था। प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए हुआ था, ठीक है, वही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है, तो ये ब्लैक स्वान है क्या, ब्लैक स्वान एक दुर्लभ अप्रत्याशित घटना है जो एक आश्चर्य रूप में आती है, ठीक है, दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर कौन होते थे, ये होते थे बड़े भूस्वामी या फिर योद्धा सरदार होते थे। आईने अकबरी निम्न में से किसने लिखी है, आईने अकबरी, अकबरनामा जो है ना उसका 3 खंड है, इसका जो तीसरा खंड है वही है आईने अकबरी। तो इसको किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा कि अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। तो आईने अकबरी की रचना हुई है अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी, तीसरा खंड है, याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, ऑलिवर क्रॉमवेल हैं, जॉन बैमफील्डे हैं, विलियम जोन्स हैं, थॉमस ट्रिस्डेन हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए निम्न में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, वंदे मातरम आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है स्वदेशी आंदोलन, 1905 में चला था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, उसी समय ये चला था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था, रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था भाई, ये होता था किसानों के लिए, रैयत मतलब किसान होता है, मुजरियान मतलब भी किसान ही होगा, है ना, क्योंकि एक ही तो है। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी बात करनी है। तो इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था। देखिए इसका जो गठन है मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह द्वारा किया गया था, सही उत्तर ए हो जाएगा। बाकी इसका गठन ढाका में हुआ था, बात सही है। इसने बंगाल विभाजन समर्थन किया, ये भी बात सही है। तो गलत पूछा गया तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं सबको पता भी होगा। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है भाई, याद रखना। वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण प्रबंधन पर जोर देने के लिए विश्व के सभी बाघ क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 2010 में। मुगलों के समय में अमील गुजार
को इस नाम से भी, अमील गुजार को और किस नाम से जाना जाता था मुगलों के समय में? तो नाम है राजस्व संग्रह कर्ता के रूप में जानते थे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर राजराज द्वारा बनवाया गया, मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली, मंदिर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। अब इसमें बताओ कौन सा सही हो जाएगा भाई। अब इसमें देखते हैं। इसमें देखिए पहला तो गलत है, राजेंद्र प्रथम नाम है। राजराज ने तंजावुर का मंदिर बनवाया था और राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। ठीक है। दूसरा, मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा इसका सही हो गया। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से किसके राज्याभिषेक दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? किसके दरबार में किया गया था भाई? ये 1911 का समय है। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, याद रखना, किंग जॉर्ज पंचम नाम है इनका। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, मिलान करना फिर से। उड़न तुरी करघे, कताई मशीन, वाटर फ्रेम, शक्ति चालित करघे। चलो इसका बताओ, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सबसे पहले हम करेंगे वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम किससे संबंधित? रिचर्ड आर्कराइट से संबंधित है, तो सी का तीसरा हो जाएगा। सी का तीसरा सभी में है। शक्ति चालित करघे किससे संबंधित है? शक्ति चालित जो करघे हैं ये संबंधित है आपका एडमंड कार्टराइट से संबंधित है। 3-4 हो गया, अभी भी 2 में है ऐसा दिक्कत। कताई मशीन किसका है? जॉन के का हो जाएगा, तो बी का दूसरा हो जाएगा। बी का दूसरा ये सही होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सॉरी एक मिनट। हाँ 3-4, 2-1 3-4 है ना। बी वाला का दूसरा, बी वाले का पहला हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, याद रखना भाई। चलो अगला प्रश्न क्या है? 17वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था? तो इसमें से अब्बासी साम्राज्य जो था वो नहीं था, बाकी सफावी था, मिंग था, ऑटोमन था, ये सब तो थे 17वीं शताब्दी में। निम्न में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था? किसने वाचन किया था? वाचन किसने किया था ये पूछा गया है। तो ये किए थे एडविन मॉन्टेग्यू ने किया था भाई। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू 1917 से 22 के बीच में भारत के राज्य सचिव रहे हैं। पूरी व्यवस्था के आलोचक थे जिसके द्वारा भारत प्रशासित होता था। उन्होंने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, या फिर बोलते हैं अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा 1917 का है और ये किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू से संबंधित है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी बात करें तो राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे, तुहफत उल मुवाहिदीन उनकी पहली प्रकाशित रचना थी भाई, याद रखना। ठीक है ना। दूसरा क्या है? उन्होंने मूर्ति पूजा जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता मातमीय सभा की स्थापना की। ठीक है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। तो देखिए इसका एक से अधिक सही हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? उनके शासन के कालक्रम सजाना है। कालक्रम में तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा? देखो पृथ्वीराज चौहान अगर आएंगे तो 1191-92 में है ये, तो सबसे पहले वही आएंगे। 4 नंबर सबसे पहले आ गया, तो पहला खत्म हो गया। रजिया जो आएंगी वो उसकी इल्तुतमिश की बेटी है ना, वो गुलाम वंश, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएंगी, है ना। तो इसका 4-1 सही हो जाएगा, सी वाला।
उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह तुगलक आएंगे, फिर आएंगे बहलोल लोदी। फ़र-ए-इज़ादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया? फ़र-ए-इज़ादी, इसका विचार सबसे पहले विकसित किया था शिहाबुद्दीन ने। अबुल फजल ने मुगल राजस्व को ईश्वर से निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली वस्तुओं के प्रदान क्रम में सर्वोच्च स्थान पर रखा। इसमें प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने पहली बार इसका विचार दिया था। फ़र-ए-इज़ादी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी नाम है इनका। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए थे? किन कारणों से हुए थे भाई? अब ये भी बात पता होनी चाहिए। तो मध्यमार्गीय आमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए थे, है ना? सही है ना? मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग को स्वीकार करने के लिए थे। देश में प्रतिनिधिक सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए थे। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सुलह कुल में मूल रूप से किस विचार का वर्णन हुआ है? सुलह ए कुल में किस विचार का वर्णन हुआ? ये हुआ है एक एकीकरण स्रोत के रूप में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दास प्रथा की समाप्ति के लिए था 1833 का चार्टर एक्ट। और चार्टर क्या है, चार्टर क्यों है, क्यों कहा जाता है चार्टर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न किस मुगल शासक ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो इनका क्या नाम, वही औरंगजेब नाम है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाकी बचे हुए 50 प्रश्न जो इसके हैं ना, वो हमें लगता है बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मतलब ये 4 पेपर हैं हमारे पास, 4 या 5 पेपर है। तो मान लीजिए कि 4 पेपर अगर है तो 4 डेढ़ 600 प्रश्न हो जाएंगे। 100 प्रश्न का वीडियो बना देंगे तो ये 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।